सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के ऊपर बात करेंगे कि धारा 13 क्या कहती है और किस बारे में है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13। आइए, तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 13 क्या कहती है, आइए देखते हैं। आप किसी ऐसी चीज के लिए कोई नियम या शर्त नहीं बना सकते जो अभी पैदा ही नहीं हुई है, यानी कि अजात व्यक्ति के बारे में, जब तक कि आप उसे पूरी की पूरी संपत्ति न दे दी। ठीक है, तो ये बताया गया धारा 13 में कि आप जब तक नियम नहीं बना सकते या शर्त नहीं बना सकते जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई है कोई चीज। ठीक है, जैसे अजात व्यक्ति जो है वो अब तक पैदा ही नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आप किसी ऐसी चीज के लिए कोई नियम या शर्त नहीं बना सकते जो अभी पैदा ही नहीं हुई है भाई, जब तक कि आप उसे पूरी की पूरी संपत्ति न दे दें। अगर आप किसी ऐसे बच्चे के नाम पर संपत्ति करना चाहते हैं, कैसे बच्चे के नाम पर जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो कानून के सामने दो शर्तें हैं भाई, यानी कि अभी गर्भ में पैदा है, गर्भ में बच्चा है तो अभी पैदा नहीं हुआ है, तो उसके नाम अगर आप संपत्ति करना चाहते हैं तो कानून के सामने दो शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? नंबर 1, बीच में कोई और भाई, उस बच्चे से पहले संपत्ति किसी जीवित व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जैसे पिता या माता के पास भी, ये शर्त है पहली। बात नंबर 2, पूरी संपत्ति भाई, जब वह बच्चा पैदा हो और उसे वह संपत्ति मिले तो उसे उस संपत्ति में पूर्ण हित मिलना चाहिए, यानी उसके बाद उस संपत्ति पर किसी और का कोई हक नहीं बचा होना चाहिए भाई। ये दो शर्तें हैं कानून के अनुसार। ठीक है, कि पहली बात तो यह है कि जब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उसके बीच में जो संपत्ति जो है जीवित व्यक्ति के पास होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के, या तो उसके पिताजी के पास हो या उसकी माता के पास हो। बात नंबर 2, जैसे ही वो बच्चा पैदा हो तो सारी उस संपत्ति में उसका हित मिलना चाहिए भाई। ठीक है, यानी उसके बाद उस संपत्ति पर किसी और का कोई हक नहीं बचा होना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर हम धारा 13 में अजात व्यक्ति जो है को संपत्ति नाम कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किसी होने वाले बच्चे को संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे सिर्फ जीवन भर के लिए अधिकार नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अभी वो होने वाला है। अगर उसे कुछ देना है तो पूरी संपत्ति यानी कि मालिकाना हक देना होगा भाई आपको। ठीक है, कै ने संपत्ति को इस तरह बांटा, कैसे बांटा? पहले खुद के पास थी संपत्ति, ठीक है भाई, कै के पास थी, कै ने अपनी पत्नी के नाम पर कर दी, फिर उसकी पत्नी के पास कर दी। अब क्या हुआ? फिर उसके होने वाले ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे के लिए, और फिर अंत में दूसरे बेटे के लिए भाई। ठीक है, यहां समस्या क्या है? समस्या क्या हुई अब यहाँ पे? जब कै ने जो ज्येष्ठ पुत्र है यानी कि जो बड़ा बेटा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है को संपत्ति दे दी भाई। ठीक है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ था तो उसे केवल जीवन भर के लिए अधिकार दिया। ठीक है भाई, उसके बाद उसने संपत्ति को दूसरे बेटे के लिए सुरक्षित रखा। यह समस्या है यहाँ पे। कानून इसे गलत क्यों मानता है, आइए देखते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं बनाया गया भाई।
ठीक है, उसे सिर्फ थोड़े समय के लिए अधिकार दिया गया और उसके बाद भी संपत्ति पर किसी और यानी कि दूसरे बेटे का हक रखा गया। इसलिए कानून इसको क्या मानता है? गलत मानता है। धारा 13 के अनुसार चूंकि ज्येष्ठ पुत्र को पूरी संपत्ति नहीं मिली, इसलिए उसका यह हिस्सा कानून की नजर में अमान्य है भाई, यानी कि कुछ समय के लिए दिया गया था, इसलिए अमान्य है। याद रखने वाली बात क्या है? आप किसी आने वाली पीढ़ी के लिए संपत्ति तभी सुरक्षित कर सकते हैं जब वह बच्चा पैदा हो और उसे उस संपत्ति का पूरा मालिक बना दिया जाए। बीच में उसे थोड़े समय का मालिक बनाकर फिर किसी और को संपत्ति देने की शर्त आप नहीं लगा सकते, ये धारा 13 बोलती है। ये बात ध्यान रखना। तो धारा 13 क्या बोलती है कि आप जो है किसी को, यानी कि जो बच्चा अभी जन्मा ही नहीं है, ठीक है, तो धारा 13 बोलती है कि आप किसी आने वाली पीढ़ी के लिए संपत्ति तभी सुरक्षित कर सकते हैं कब? जब वह बच्चा पैदा हो, ठीक है, तब उसके नाम करवा दे और उसे उस संपत्ति का पूरा मालिक बना दिया जाए, ठीक है। बीच में उसे थोड़े समय का मालिक बनाकर फिर किसी और को संपत्ति देना, ठीक है। आपने क्या किया? थोड़े समय के लिए उसको मालिक बना दिया और संपत्ति क्या की, फिर किसी और को संपत्ति देने की शर्त आप नहीं लगा सकते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 13 तकनीकी आधार एक सरल भाषा है, इसे एक चैन की तरह समझते हैं। आइए देखते हैं भाई क्या है। पहले जीवित व्यक्ति सीमित अधिकार है भाई, और फिर अजन्मे व्यक्ति पूर्ण अधिकार भाई, अंत में संपूर्ण हित पूरी मालकियत। आइए देखते हैं। पहले जीवित व्यक्ति फिर अजन्मे व्यक्ति को सीमित बनाम पूर्ण भाई। नियम क्या है? आप सीधे किसी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति नहीं दे सकते, ये धारा 13 कहती है भाई। जो बच्चा अभी जन्मा ही नहीं है आप उसको पहले संपत्ति नहीं दे सकते भाई, ठीक है। तो कैसे दे सकते हैं? पहले संपत्ति किसी जीवित व्यक्ति यानी कि उसके पिताजी के पास है, जैसे पिता या माता के पास है, को जीवन भर के लिए यानी कि सीमित अधिकार देनी होगी भाई, ठीक है भाई। पहले उसके पिताजी के पास है, पहले सीमित अधिकार है भाई, फिर क्या है? पूर्ण अधिकार, ठीक है। जब तक वह बच्चा पैदा न हो जाए संपत्ति का ख्याल रखने के लिए कोई जीवित व्यक्ति होना चाहिए, और जीवित व्यक्ति यहाँ पे कौन है? उनके पिता या उनकी माता है, तो धारा 13 बोलती है, ठीक है। यानी कि आप किसी गर्भ के अंदर जो बच्चा उसके नाम कोई संपत्ति कराते हैं तो उसके बीच में कोई ना कोई व्यक्ति जीवित होना चाहिए, जैसे उसका पिता या उसकी माता, ताकि वो संपत्ति की देखभाल कर सके भाई। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको मालिकाना हक दे दिया जाता है भाई पूरा, ठीक है। जीवित व्यक्ति को सिर्फ उपयोग करने का अधिकार है, ये बात ध्यान रखना, सीमित मिलेगा भाई। लेकिन जब वह बच्चा पैदा होगा तो उसे पूर्ण हित मिलनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। ये बोलती है धारा 13 भाई, ठीक है, कि जब बच्चा गर्भ में है, अजन्मा बच्चा है, अगर उसको हम संपत्ति दे रहे हैं, उसके नाम अगर संपत्ति कर रहे हैं, तो उसके बीच में क्या है? कोई जीवित व्यक्ति होना चाहिए, जैसे पिता हो, उसका माता हो, उसका संरक्षक हो, ठीक है। उसको सीमित अधिकार दिया जाता है। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको पूर्ण हित मिलना चाहिए, ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं। कै ने पहले अपनी पत्नी को मकान दिया भाई, ठीक है भाई, दे दिया, जीवन भर के लिए दे दिया, और शर्त रखी कि उसके बाद यह मकान
उनके होने वाले बच्चों का होगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये उदाहरण देखा हमने। बात नंबर 2, समय पर जन्म पूर्व हित समाप्त होने से पहले। नियम क्या? समय पर जन्म, अजन्मे व्यक्ति का जन्म उस समय से पहले हो जाना चाहिए जब तक कि जीवित व्यक्ति का सीमित अधिकार खत्म न हो गए। ठीक है, तो उस समय तक उसका जन्म हो जाना चाहिए जब तक जीवित व्यक्ति का सीमित अधिकार खत्म न हो गई। आइए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कै ने कहा मेरी पत्नी की मौत के बाद संपत्ति मेरे आने वाले बच्चों की हो जाएगी। ठीक है भाई, तो सीमित अधिकार है ये कि जब तक उसकी पत्नी जिंदा है तब तक वो उसकी है, और इसकी मृत्यु के बाद क्या है, बच्चों की हो जाएगी। अब बच्चे पैदा हुए ही नहीं, तो पत्नी जीवित है और पत्नी मर गई, बच्चे पैदा नहीं हुए। कमाल की बात है। तो क्या होगा, जब बच्चे ही नहीं है तो अधिकार कैसे गया पहुंच। तो पत्नी जीवित है, बच्चा जन्म ले लेता है, पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो बच्चा क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आइए भाई आगे देखते हैं। पत्नी जीवित है, पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, तो चैन क्या हो गई, टूट गई, बच्चे को संपत्ति नहीं मिलेगी, बच्चा पैदा ही नहीं है तो बच्चे को कैसे मिल जाएगी। तो ये धारा 13 बोलती है भाई कि अजन्मे बच्चे को कैसे संपत्ति दी जाती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे का जन्म पिछले व्यक्ति के अधिकार खत्म होने से पहले होना जरूरी है, तभी चैन बनी रहेगी। इस बात को ध्यान रखना, धारा 13 बोलती है। संपूर्ण हित, सब कुछ देना होगा भाई। नियम, अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अवशिष्ट हित यानी पूरी की पूरी मालिक जो बनने के जो अधिकार है वो सभी मिलने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। कानून कहता है कि आप किसी अजन्मे बच्चे के लिए शर्त नहीं लगा सकते, जैसे बेटा यह संपत्ति तुम्हारी है लेकिन इसे बेच नहीं सकते। तो बेच तो सकता है ये, वो ऐसी शर्त थोड़ी लगा सकते हैं आप, बेचने का अधिकार को तो सबको है। शर्त नंबर 2, सिर्फ 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी नहीं है कोई शर्त। ठीक है, सीमित समय हो गया है। तो अगर वह संपत्ति उसे मिल रही है तो वह उसका क्या होगा, पूर्ण मालिक होना चाहिए। वो उसके पास बेचने, गिरवी रखने या उपहार में देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आप उससे उसका मालिकाना हक नहीं छीन सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो ये नहीं है कि आप कोई शर्त लगा दो कि आप नहीं बेच सकते, आप 10 साल तक इसको रख सकते हो, ऐसे नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। धारा 13 ही बोलती है। एक सरल उदाहरण से पूरा निचोड़ देखते हैं। कल्पना कीजिए कै अपने होने वाले बच्चे के लिए एक मकान छोड़ना चाहता है। ठीक है भाई, बच्चा हुआ नहीं है, ध्यान रखना, बच्चा होने वाला है। कै ने मकान अपनी पत्नी को दे दिया भाई। ठीक है भाई, जीवन भर के लिए दे दिया। यह सीमित अधिकार है भाई। जीवन का भर का मतलब क्या है, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसका, बाद में उसके बच्चों का। शर्त क्या रखी, शर्त रखी कि पत्नी के बाद मकान उनके होने वाले बच्चों का होगा। ठीक है भाई, अब क्या हुआ आगे, जैसे ही बच्चा पैदा होगा और पत्नी की मृत्यु होगी वह मकान उस बच्चे का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब उस बच्चे के पास मकान के पूरे अधिकार हैं भाई, पूर्ण हित है। अब यह चाहे तो उसे रख भी सकता है और बेच भी सकता है। अगर यह कहता, क्या कहता, मकान बच्चे का होगा लेकिन वह इसे बेच नहीं सकता, तो बेचने का अधिकार रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बेच सकता भाई। तो यह गलत होता, क्योंकि यहाँ अपने बच्चे को पूर्ण मालिक नहीं बनाया है भाई कहने। ठीक है, तो ये धारा 13 उल्लेख करती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब धारा 5 देखते हैं एक बार इसमें। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 धारा 5, क्यों आप अजन्मे बच्चे को सीधे संपत्ति नहीं दे सकते।
तो धारा 13 बोलती है कि अजन्मे बच्चे को आप सीधे संपत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आपको बीच में कोई जीवित व्यक्ति रखना पड़ता है। लेकिन आप जब वो बच्चा जन्म ले लेगा तो पूर्ण हित उसको देने पड़ेंगे, ये नहीं कि आप शर्त लगा दो। ठीक है। अब धारा 5 को देखते हैं कि अजन्मे बच्चे को सीधे संपत्ति क्यों नहीं देते भाई, बीच में व्यक्ति क्यों रखा जाता है। धारा 5 बताती है, ये देखते हैं। संपत्ति का ट्रांसफर जीवित लोगों के बीच ही हो सकता है। पहली बात तो ये है, ये बोलती धारा 5। ठीक है। तो अजन्मा बच्चा अभी आया ही नहीं है, तो क्या पता वो कैसे, क्योंकि वो गर्भ में पल रहा अभी। कानून धारा 5 कहती है कि संपत्ति का ट्रांसफर हमेशा दो जीवित व्यक्तियों के बीच होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, देने वाला जीवित है, लेने वाला जीवित है। जिस दिन आप संपत्ति का नाम बदल रहे हैं उस दिन सामने वाला व्यक्ति दुनिया में मौजूद अस्तित्व में होना चाहिए भाई। ठीक है, धारा 5 ये बोलती है। बात नंबर 2, अजात का मतलब क्या है। कानून की नजर में अजात दो तरह के होते हैं। नंबर 1 का गर्भ में पल रहा बच्चा, ये भी क्या है, अजात है। कानून इसे एक जीवित व्यक्ति मानता है क्योंकि गर्भ में है और सांस ले रहा आराम से, जीवित है। इसलिए आप अपनी संपत्ति गर्भ में पल रहे बच्चे के नाम कर सकते हैं, यह कानूनी रूप से मान्य है। ठीक है भाई। बात नंबर 2, जो अभी गर्भ में भी नहीं आया, एक तो वो बच्चा जो गर्भ में आ गया, ठीक है, उसके नाम आप संपत्ति कर सकते हैं। बात नंबर 2 है, अब गर्भ में आया ही नहीं है, पहले ही घोषणा कर दी कि हमारे बच्चों को मिलेगी, ये मेरी पत्नी की बात संपत्ति। ठीक है, तो अब गर्भ में ही बच्चा नहीं आया, उसके लिए क्या है, वह व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ है और न ही अभी गर्भ में है, वह कानून की नजर में अस्तित्व में नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, इसे बोलते हैं अजात। एक तो अजात वो जो गर्भ में, एक अजात वो जब ये आया ही नहीं है गर्भ में भी। ठीक है, तो ये अस्तित्व में नहीं है अभी, आप उसे सीधे अपनी संपत्ति नहीं दे सकते भाई, धारा 5 बोलते हैं। ठीक है। बात नंबर 3 देखते हैं। यह सुनने में लटकने वाला लॉजिक क्या है, आइए देखते हैं। कानून कहता है कि संपत्ति कभी भी अनाथ नहीं हो सकती। ठीक है भाई, आप अपनी संपत्ति किसी को देते हैं, ठीक है भाई, संपत्ति तुरंत आपके पास से निकल कर, ठीक है भाई, आपका घर था आप देते हैं, सामने वाले के पास चली जाती है भाई। अगर आप ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो पैदा ही नहीं हुआ है, तो संपत्ति जाएगी किसके पास, यह सुनने में लटक जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, इसको कहते हैं सुनने में लटकने वाला लॉजिक। ठीक है, यानी संपत्ति का मालिक कोई नहीं होगा। कानून इस खाली जगह को स्वीकार नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। जो बच्चा अभी अस्तित्व में नहीं है, तो मालिक कौन होगा, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, उसके नाम हो ही नहीं सकती संपत्ति। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। आपने कहा कै अपनी संपत्ति अविवाहित कै की होने वाली किसी संतान को दान देता है। ठीक है, बात सुनना भाई, कै है ये संपत्ति दे रहा, दान किसको, कै की अभी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है वो। ठीक है, उसकी होने वाली संतान को दान देता है भाई। पहली बात तो उसकी शादी नहीं हुई है, दूसरी बात संतान अभी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो दान कैसे दे देगा वो, कै की होने वाली संतान जो अभी जन्मी भी नहीं है और गर्भ में भी नहीं है, तो यह संपत्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती। शून्य खाली जगह है, मालिक कौन है इसका, क्यों यह दान शून्य है, कै अभी अविवाहित है, कै अभी अविवाहित है, इसका मतलब है कि वह बच्चा न तो पैदा हुआ न ही अभी गर्भ में है, वह बच्चा अभी एक ख्याली पुलाव जैसा है। ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये दान जो क्या है, शून्य होगा भाई। नतीजा क्या है, कै अपनी संपत्ति किसको देगा,
कोई है ही नहीं, लेने वाला ही नहीं है, तो किसको देगा वो। इसलिए यह ट्रांसफर कानून में अमान्य है भाई, बात को ध्यान रखना। सीधा ट्रांसफर मना है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को सीधी संपत्ति नहीं दे सकते जो अभी गर्भ में ही नहीं आया भाई, ठीक है। जो गर्भ में आ गया इसको दे सकते हैं, ठीक है। गर्भ अवस्था बच्चा ठीक है भाई, अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तो आप उसे संपत्ति दे सकते हैं, ठीक है भाई। क्यों मना है भाई? क्योंकि संपत्ति का मालिक कोई ना कोई हर पल होना चाहिए। संपत्ति हवा में या भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, इस बात को ध्यान रखना है। आइए आगे चर्चा करते हैं। ये धारा 5 बोलती है कि क्यों आप अजन्मे बच्चे को सीधे संपत्ति नहीं दे सकते। आइए आगे चर्चा करते हैं। केस देखते हैं अब। अजात व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का प्रावधान, एक महत्वपूर्ण निर्णय। धारा 13 का केस देखते हैं। कहानी क्या थी? केस का नाम है एफ एम देवास गणपति भट्ट बनाम प्रभाकर गणपति भट्ट का केस है। प्रभाकर भट्ट गणपति भट्ट का केस है, देवास गणपति भट्ट का केस। क्या कहानी थी भाई? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति एक जीवित व्यक्ति यानी कि अपीलार्थी को दान में दी भाई, ठीक है भाई, दान में दे दी अपीलार्थी को, जीवित व्यक्ति था। लेकिन दान करते समय उसने एक शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी भाई? शर्त देखते हैं आगे। अगर भविष्य में मेरे भाई के यहाँ कोई और बेटा यानी कि पुरुष संतान पैदा होता है तो वह बच्चा और यह वर्तमान मालिक यानी कि जो अपीलार्थी है, दोनों इस संपत्ति के संयुक्त मालिक माने जाएंगे, ज्वाइंट ओनर माने जाएंगे भाई। ये शर्त लगा दी, ठीक है, शर्त लगा दी। विवाद क्या हुआ अब? जब बाद में भाई को एक बेटा यानी कि प्रार्थी हुआ, ठीक है, तो संपत्ति के हक को लेकर कानूनी विवाद पैदा हुआ, क्योंकि शर्त लगा रखी थी। वो बोल रहा है मेरी है, वो बोल रहा है मेरी है, ठीक है। विरोधी पक्ष क्या कहता है? विरोधी पक्ष का तर्क क्या था? यह शर्त धारा 13 का उल्लंघन करती है, क्योंकि संपत्ति एक ऐसे व्यक्ति यानी कि अजन्मे बच्चे के नाम की गई जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। जबरदस्त पॉइंट कहा है ये भी डिफेंस ने, क्योंकि उस समय तो अस्तित्व में नहीं था, शर्त ही तो लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना था? निर्णय क्या था भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह शर्त बिल्कुल सही है, वैध है। कोर्ट ने यह मुख्य बात कही। क्या बात कही? कोई अपराध नहीं है भाई। किसी अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का प्रावधान करना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। जन्म लेते ही हक, जैसे ही वह बच्चा पैदा हुआ वह स्वचालित रूप से उस संपत्ति का मालिक बन गया। उसे किसी अलग से गिफ्ट डीड या ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। धारा 13 के खिलाफ क्यों नहीं है भाई ये मामला? ये जो धारा 13 का उल्लंघन बताएगा, ये इसके खिलाफ क्यों नहीं है? धारा 13 का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का हस्तांतरण सही तरीके से हो गई। चूंकि यहाँ संपत्ति शून्य में नहीं लटकी थी, पहले से एक जीवित व्यक्ति यानी कि अपीलार्थी को दान में थी, ठीक है, तो कैसे लटक गई? वो शून्य में नहीं लटकी थी, पहले से एक जीवित व्यक्ति इसका ध्यान रख रहा था, इसलिए इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। वही बात को ध्यान रखना, ठीक है। यह बात न्यायालय ने कही थी। आगे चर्चा करते हैं। इस केस से हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी? भविष्य की सुरक्षा। अगर आप आज कोई संपत्ति किसी को दे रहे हैं तो आप यह शर्त लगा सकते हैं कि भविष्य में अगर मेरा परिवार बढ़ता है और नया बच्चा आता है तो उसे भी इसमें हिस्सा मिलेगा। यह कानूनन सही है। क्यों? क्योंकि संपत्ति की देखभाल करने के लिए अभी परिवार वाले हैं।
कानूनी मान्यता, कानून जन्मे बच्चे के अधिकारों को भी मानता है, बेशर्ते वह बच्चा जीवित पैदा हो। ठीक है, अगर मर गया तो बात अलग है, जीवित पैदा होना चाहिए। संयुक्त मालिकाना हक, यह केस बताता है कि आप संपत्ति को इस तरह सेट कर सकते हैं कि जीवित व्यक्ति और भविष्य में पैदा होने वाला बच्चा दोनों मिलजुल कर उसके मालिक बने। ठीक है भाई, यह केस कानून का एक बहुत ही सकारात्मक चेहरा दिखाता है। यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति अपने आने वाले वंशजों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कानून आपका रास्ता नहीं रोकेगा, बस आपको सही तरीके, सीमित और पूर्ण हित का पालन करना होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो धारा 13 बताती है, केस देखा हमने, केस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले से एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति उस संपत्ति की देखभाल कर रहा था, इसलिए बच्चे का अधिकार सही माना गया। आइए आगे चर्चा करते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 13 न्यास के सिद्धांत के से समझे मैनेजर और मालिक। आइए देखते हैं। कानून कहता है कि संपत्ति का मालिक हमेशा कोई न कोई होना चाहिए, संपत्ति कभी भी खाली नहीं हो सकती। ठीक है भाई, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो हम सीधे उसके नाम जमीन नहीं कर सकते क्योंकि वह साइन नहीं कर सकता और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। भाई ये बात भी ठीक है भाई, इसलिए न्यास का कॉन्सेप्ट आता है भाई। ठीक है, इसे मैनेजर और मालिक के सिद्धांत से समझिए। ये देखते हैं क्या है। बहुत ही आसान उदाहरण है एफडी का भाई। संपत्ति देता, अंतरक बोलते हैं इसको, पिता कै है भाई। न्यासी कौन है यहाँ पे? बैंक है भाई। संपत्ति को सुरक्षित रखता है बैंक पे। लाभ के लिए संपत्ति सुरक्षित, बच्चे के लिए अजन्मा बच्चा है, कै का आने वाला बेटा है भाई, इसके लाभ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यासी कौन है? बैंक है। संपत्ति देता कौन है? पिता देता। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? न्यास बनाना भाई। पिता कै ने अपनी संपत्ति बैंक को दे दी और कहा इसे संभाल कर रखो। ठीक है भाई, दे दी। न्यासी का क्या रोल होगा यहाँ पे? बैंक उस संपत्ति का कानूनी स्वामी बन गया भाई। ठीक है, कागजों पर नाम बैंक का है लेकिन बैंक उसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता भाई। ठीक है भाई, लाभार्थी का रोल, बच्चा इस ट्रस्ट का असली हकदार है। संपत्ति भले ही बैंक के नाम पर है लेकिन सारा फायदा उस बच्चे के लिए ही जमा हो रहा है भाई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही उस संपत्ति का असली मालिक बन जाता है। अब बैंक से वह संपत्ति बच्चे के नाम हो जाएगी भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे ही क्या है, न्यासी, मैनेजर और मालिक का क्या है? सिद्धांत है भाई। ठीक है, आपके 7 मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये 7 मुख्य बिंदु। अंतरण का जरिया भाई, सीधे बच्चे को न देकर एक बीच का व्यक्ति न्यासी रखिए भाई। ठीक है, एक ही प्रक्रिया संपत्ति देते समय ही यह तय कर दीजिए कि यह ट्रस्ट में जाएगी। ठीक है भाई, गर्भ अवस्था या अजन्मा, यह नियम उन सब के लिए है जो उस समय पैदा नहीं हुए। अस्तित्व की बात, चूंकि वे अंतरण के समय मौजूद नहीं है इसलिए उन्हें सीधे नहीं दी जा सकती भाई संपत्ति, इस बात को भी ध्यान रखें। न्यासी की जरूरत क्यों है? यह आवश्यक है कि यह बिना न्यासी के ट्रांसफर अमान्य हो जाएगा भाई। ठीक है, छात्रों को हमेशा याद दिलाएं, अगर आप बिना न्यासी ट्रस्ट के सीधे अजन्मे बच्चे के नाम संपत्ति करेंगे तो कानून कहेगा यह संपत्ति किसके पास है भाई? मालिक तो पैदा ही नहीं हुआ है, अतः यह ट्रांसफर शून्य होगा। लेकिन अगर आप न्यासी का उपयोग यानी कि किसी बीच में जीवित व्यक्ति का उपयोग करेंगे तो कानून कहेगा बहुत बढ़िया, अभी मालिक
मौजूद है और भविष्य का मालिक बच्चा भी तय है, जैसे ही उसका जन्म हुआ तो उसकी हो जाएगी। धारा 13 का मतलब संपत्ति को रोकना नहीं बल्कि उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। न्यास के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि संपत्ति अभी सुरक्षित भी रहे और सही समय पर सही व्यक्ति को मिल भी जाए भी। ठीक है, तो ये धारा 13 बोलती है। आइए आगे चर्चा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 13 अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण पूर्व जीवन हित का सिद्धांत क्या है भाई, आइए देखते हैं। यह क्यों जरूरी है, पुल का सिद्धांत बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, यह क्यों जरूरी है भाई, आप सीधे अजन्मे बच्चे को संपत्ति नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि कानून के अनुसार संपत्ति का मालिक कभी भी खाली या बिना मालिक नहीं रह सकता भाई। कानून के अनुसार संपत्ति का जो है मालिक कभी भी खाली नहीं हो सकता और बिना मालिक संपत्ति नहीं हो सकती। अंतरक यानी कि दाता है, यहाँ पे क्या है, अजन्मा व्यक्ति है भाई, यानी कि लाभार्थी। तो इसके बीच अगर हम पुल लगाएंगे तभी तो क्या है, संपत्ति हस्तांतरण होगी। और ये जो पुल जो है ये जीवित पुल होना चाहिए। इसलिए एक मध्यवर्ती जीवित व्यक्ति का होना जरूरी है जो उस संपत्ति को तब तक संभाल कर रखे जब तक बच्चा पैदा न हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या है, हम सीधा बच्चे के नाम संपत्ति नहीं करते हैं, जन्मे बच्चे के नाम। धारा 13 ये बात बोलती है। रिले रेस का उदाहरण देखते हैं भाई। स्टार्ट अंतरण की तिथि भाई, कै ने संपत्ति अपने रिले जो रेस होती रिले दौड़ उसका उदाहरण है, आइए देखते हैं कैसे। कै ने संपत्ति अपने बेटे जीवित व्यक्ति के नाम जीवन भर के लिए कर दी भाई। ठीक है भाई, कै ने अपने बेटे के नाम संपत्ति कर दी, इसे ही पूर्व जीवन हित कहते हैं भाई। अब संपत्ति का मालिक कौन, यानी कि बेटा बन गया जीवित व्यक्ति है भाई, संपत्ति खाली नहीं है भाई, सही है। मध्य का समय क्या हुआ, बेटा जब तक जीवित है संपत्ति उसी के पास है। इसी दौरान कै का पोता अजन्मा व्यक्ति पैदा हो जाता है। ठीक है, अब कै ये था, इसका बेटा ये कै है, तो इसका पोता जो अजन्मा था वो पैदा हो गया। बेटा जीवित है, बेटा जीवित व्यक्ति संपत्ति का उपयोग कर सकता है लेकिन वह इसे नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वह न्यासी की तरह है। ठीक है, आगे क्या होगा, फिनिश अंतिम लक्ष्य में क्या है, अंतिम लक्ष्य बेटे की मृत्यु होते ही रिले रेस की तरह छड़ी संपत्ति सीधे पोते के पास चली जाती है भाई। अब पोता मालिक बन गया, उसे संपत्ति का पूर्ण मालिक अधिकार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कै जो था इसने क्या कहा कि अपने पोते के नाम जो है संपत्ति कर दी जो अभी अजन्मा है, लेकिन कै जीते हुए ये जो इसका जो बेटा जो था ये क्या बना दिया, यहाँ पे बीच में जीवित व्यक्ति यानी कि संपत्ति का संरक्षक बना दिया। जैसे ही पोते ने जन्म लिया तो क्या हुआ, संपत्ति उसके नाम पे चली गई। ठीक है, क्योंकि पहले ही लगा रखा था शर्त। 3 मुख्य बातें जो आपको समझनी है। जीवित व्यक्ति का कवच भाई, वह जीवित व्यक्ति एक कवच की तरह काम करता है जो संपत्ति को सुरक्षित रखता है जब तक कि बच्चा दुनिया में न आ जाए। ठीक है, कर्मिक हित में आप एक के बाद एक कई लोगों को जीवन भर का हित दे सकते हैं, जैसे पहले पत्नी को फिर बेटे को, लेकिन शर्त यह है कि अंत में संपत्ति का अजन्मे बच्चे को पूर्ण मालिक बनाकर ही देनी होगी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, न्यास
यह जीवित व्यक्ति एक न्यासी की तरह होता है। इसको संपत्ति रखने का अधिकार तो है, लेकिन आगे भी शर्त लगा रखी है कि जो बच्चा जन्मेगा उसको देनी है आपको। तो उसको संपत्ति को क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, लेकिन जीवन भर का क्या लगा दिया यहाँ पे, जीवन भर का हित दे दिया। ठीक है, जब तक आप जीवित हैं। यह जीवित व्यक्ति एक न्यासी की तरह होता है। वह संपत्ति का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन वह उसे नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि यह संपत्ति अंत में उस बच्चे की है। ठीक है, धारा 13 का मतलब संपत्ति को खाली न छोड़ो, एक जीवित व्यक्ति के हाथ में दे दे। वह संपत्ति तब तक उसे संभाले जब तक कि अगला असली मालिक अजन्मा बच्चा पैदा न हो जाए। भाई अंतरक यानी कि दाता, यहाँ पे संपत्ति घर है, जीवन भर का अधिकार यानी कि संपत्ति सुरक्षित किसको दे दी, जीवित व्यक्ति, पूर्व जीवन हित को। ठीक है, अब इसने क्या किया, संपत्ति किसको दी, अजन्मे व्यक्ति, जन्म के बाद भाई, मृत्यु के बाद अधिकार संपत्ति का हस्तांतरण, पूर्ण मालिक बन जाएगा भाई ये बच्चा। ठीक है, क्या आप सीधे दे सकते हैं, आप सीधे बच्चे को, अजन्मे बच्चे को संपत्ति नहीं दे सकते। क्या आप जीवित व्यक्ति के माध्यम से दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। क्या यह कानूनी है, हाँ ये कानूनी है, इसे ही पूर्व जीवन हित कहते हैं भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा। कर्मिक हस्तांतरण को समझते हैं। आइए धारा 13 क्या कहती है। एक मध्यस्थ का होना। भाई कहानी क्या है, कह चाहता है कि उसका घर उसके होने वाले बेटे ए को मिले भी, लेकिन ए अभी पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है भाई, तो क्या होगा समस्या, सीधे ए को दे नहीं सकता क्योंकि वह अभी है ही नहीं। तो क्या करेगा, मैं व्यक्ति है, मध्यस्थता जीवन भर का हित दे दिया इसको। ठीक है, समाधान क्या है, कै ने मैं को बीच में लिया। कै ने कहा मैं तुम इस घर में रहो जब तक तुम जीवित हो, यानी कि जीवन हित दे दिया भाई, जब तक तुम जीवित हो तब तक क्या करो, इस संपत्ति को रखो। मैं की मृत्यु के बाद घर ए को मिलेगा भाई। ठीक है, अब नतीजा क्या होगा, जब मैं की मृत्यु होगी तब तक ए पैदा हो चुका होगा, अब घर ए को मिल जाएगा। अगर ए पैदा नहीं हुआ तो संपत्ति खाली हो जाएगी। यही तो खेल है, बच्चे का जन्म होना जरूरी है इसमें। अगर बच्चा ये ए मर गया और उससे मरने से पहले अगर पैदा नहीं हुआ तो हस्तांतरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष यह वैध है क्योंकि घर कभी भी बिना मालिक नहीं रहा। मैं एक सुरक्षा कवच पुल की तरह था भाई। ठीक है, उदाहरण 2 देखते हैं, चैन या सीरीज का हस्तांतरण। कै अपनी संपत्ति को बहुत सारे लोगों से गुजारते हुए अंत में अपने होने वाले पोते को देना चाहता है। कै दाता है, कै ने दी किसको, मैं को, मैंने दी माँ को और माँ ने दी मैटू को। अब मैटू के बाद किसके पास जाएगी, मैं 3 के पास का होने वाला बेटा भैया नहीं है, जात पुत्र। ठीक है, क्रम क्या है, यहाँ एक के बाद एक कई जीवित लोगों को जीवन भर के लिए घर दिया जा रहा है जब तक आप जीवित हैं। मैं इस घर का उपयोग करेगा जीवन भर के लिए, मैं के बाद माँ इस घर का उपयोग करेगी जीवन भर के लिए, माँ के बाद मैं टू इस घर का उपयोग करेगा जीवन भर के लिए जब तक जीवित है। मैं टू की मृत्यु के समय जो बेटा पैदा होगा वह घर का पूर्ण मालिक बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्यों यह वैध है भाई, क्यों सही है भाई ये चैन। जीवित लोग मैं, माँ और मैं टू सभी जीवित हैं। आप जितने चाहें उतने जीवित लोगों को जीवन भर के लिए संपत्ति दे सकते हैं। यह पूर्ण तरह से क्या है, सही है, कानून सही मानता है, इसको वैध है। अंत कालक से
नियम बस यह है कि जब संपत्ति अंतिम व्यक्ति अजात बच्चे को मिले तो वह जीवन भर के लिए न होकर पूर्ण मालिक के रूप में मिलनी चाहिए भी। ठीक है, उसे बेच भी सकता हो, गिरवी भी रख सकता है, कैसे भी करो। अंतिम व्यक्ति अजात बच्चे को मिलने वाले हित पूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए, सीमित नहीं होने चाहिए भाई, कि ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर, सीमित नहीं होने चाहिए भाई। जीवित लोगों की चयन, आप कितने भी जीवित लोगों को जीवन भर के लिए संपत्ति दे सकते हैं, यह पूरी तरह से क्या सही है, वैध है भाई। अंतिम मालिक, अंत में संपत्ति जिस अजन्मे व्यक्ति को मिलेगी उसे पूर्ण मालिक यानी कि बिना किसी समय की सीमा के बनाना चाहिए भाई। ठीक है, संपत्ति कभी खाली नहीं होती, हर कदम पर कोई ना कोई जीवित व्यक्ति संपत्ति का ध्यान रख रहा है, इसलिए कानून को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि संपत्ति खाली नहीं है। ठीक है, तो धारा 13 यही बोलती है। आप एक ऐसी लंबी ट्रेन बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे जीवित लोग डिब्बे की तरह हैं, लेकिन उस ट्रेन का इंजन पूर्ण मालिक वह अजन्मा बच्चा होगा जो अंत में स्टेशन पर मिलेगा भाई। इस बात को ध्यान रखना भाई, यानी कि अजन्मे बच्चे को हम संपत्ति कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में धारा 13 हमको बताती हुई। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, संपत्ति ट्रांसफर एक्ट 1882 की धारा 13 के बारे में हमने चर्चा की। आशा है आपको समझ में आई होगी। बहुत जबरदस्त टॉपिक था और लाइफ में काम आना है, कहीं ना कहीं आपको इसके केस में देखने को मिल ही जाएंगे और आपको एग्जाम में भी इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।